हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ आपका एक एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेटेड फील कराता है और इसके बाद हमारा जो कंटेंट बनाने का जो स्पीड है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, बाद में शेयर भी कर देना। तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नागरिकता मनुष्य की उस सिचुएशन का नाम है, उस स्थिति का नाम होता है बेसिकली जिसमें मनुष्य को नागरिक स्तर प्राप्त हो जाए, यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस देश का या इस राज्य का सिटीजन है, ठीक है, का नागरिक है। और नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्ति को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी पॉलिटिकल और जो नागरिक जो सिटीजन होने के जो अधिकार हैं वो प्रदान किए जाते हों, ठीक है, और उसे उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति भी वो रखता हो। सो बेसिकली ऐसे व्यक्ति को नागरिक बोला जाता है। तो भारतीय पर्सपेक्टिव से हम नागरिकता के कुछ यहाँ पे लक्षणों को डिस्कस करेंगे कि भारतीय नागरिकता के कुछ विशेष फीचर्स हैं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो पहले गहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अब आपने देखा होगा, आपके नहीं कोई आपके स्टेट के हिसाब से, यानी कि जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, कस्बे में, वॉटेवर जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ की नागरिकता नहीं है आपके पास में। आपको किसकी नागरिकता प्राप्त है? आपको पूरे देश यानी कि इंडिया की नागरिकता प्राप्त है। आप जहाँ भी जाओगे आप अपने आप को भारत का नागरिक कहोगे, ना कि उत्तर प्रदेश का नागरिक या मध्य प्रदेश का नागरिक या किसी गांव का आप नागरिक हो, है ना। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भारत में केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप ही है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आपकी कोई ऐसा नहीं है कि सेंटर की अलग नागरिकता है या स्टेट की अलग है, यहाँ पर एक केवल एक ही नागरिकता है, ठीक है। तो पहला तो मेन फीचर यही हो गया। दूसरा है नागरिकता संघीय विषय है, यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप है वो एक फेडरल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि एक संघीय विषय है और राज्य सरकारों को इससे रिलेटेड जो भी काम है उसका करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि किसी को नागरिकता देनी है या किसी की नागरिकता को मतलब डिस्ट्रॉय करना है, ये सब जो राइट्स हैं वो केवल और केवल सेंटर के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो नहीं है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल लेवल पर ही ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि किसको नागरिकता देनी है किसको नहीं देनी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान लागू होने के समय नागरिकता की क्या विशेष व्यवस्था थी, क्या उसका सिस्टम था। यानी कि जब तक संविधान लागू मतलब लागू होने के समय, उस समय तक जब तक डिस्कस चल रहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना है, तो नागरिकता का क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से अडॉप्ट की जाती थी, क्या मतलब क्या तरीका था। तो भारत के संविधान को जब आप पढ़ते हो तो 5 से लेकर के 11 आर्टिकल्स में नागरिकता से रिलेटेड ही व्यवस्था की गई है। यानी कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना 5 to 11, तो वहाँ पर केवल और केवल आपको सिटीजनशिप के बारे में ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ श्रेणी के आधार पर नागरिकता की व्यवस्था है, जैसे जन्मजात नागरिक। अब जन्मजात नागरिक में इन्होंने तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950, बेसिकली अगर हम उस दिन की बात करें, उस टाइम की बात करें 1950 के टाइम की, तो इनको तीन श्रेणियों में यानी कि तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहली श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारत की भूमि में जिनका जन्म हुआ हो, ठीक है। दूसरी श्रेणी में कौन से व्यक्ति आए हैं कि जिनके माता पिता या इन दोनों में से कोई एक भारत भूमि में पैदा हुआ हो, उसको नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के घोषित होने के पहले कम से कम 5 साल तक भारत में रह रही हो। तो ये तीन कंडीशन के आधार पर भारतीय नागरिकता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को वेरीफाई करता हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है शरणार्थी नागरिक, यानी कि रिफ्यूजी सिटीजन। तो संविधान में उन व्यक्तियों की नागरिकता का भी एक्सप्लेनेशन किया गया है, बताया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। संविधान के अनुसार वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए हैं भारत के नागरिक समझे जाएंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए या जिन्होंने भारत में कम से कम 6 महीने रहने के बाद एक उचित अधिकारी के सामने नागरिक बनने के लिए एक एप्लीकेशन देकर संविधान लागू होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो ऐसे में उनको नागरिकता का अधिकार माना जाए, यानी कि उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये उस समय की बात है जब भारतीय संविधान बन रहा था, यानी कि 1950 के टाइम की बात है।
अब तीसरे टाइप आता है विदेशों में रहने वाले भारतीय। तो विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, यदि वे निम्न 2 शर्तों को पूरा करते हों तो वे भारतीय नागरिक बन सकते हैं। पहला क्या है कि उनका या उनके पेरेंट्स में या उनके दादा दादी का जो जन्म है वो डिवीजन से पहले भारत में हुआ है, यानी कि जब भारत से पाकिस्तान डिवाइड ना हुआ ना, उससे पहले की बात है, जब पाकिस्तान नाम की कोई भी चिड़िया नहीं है, डिवीजन से पहले। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने विदेश में स्थित भारतीय राजदूत के पास भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन पत्र देकर अपना नाम रजिस्टर में लिखा लिया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये किस टाइम की हम बात कर रहे हैं? ये टाइम की हम बात कर रहे हैं कि जब संविधान लागू होने के समय में ये नागरिकता को लेकर के व्यवस्था थी। अब बात कर लेते हैं संविधान लागू होने के बाद में क्या अमेंडमेंट आता है सिटीजनशिप को लेकर के। सो पहला पॉइंट है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। ठीक है, यानी कि अब संसद इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी व्यवस्था है, जो भी सिस्टम है, वो बनाएगी। तो संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में ये क्लैरिफाई किया गया, ये मतलब क्लियर कर दिया गया कि भारतीय नागरिकता की जो प्राप्ति है वो किस तरीके से होगी और किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसी मतलब ये डिसाइड हो गया। ये कुछ पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे नागरिकता की अगर प्राप्ति की बात करें, उसकी अडॉप्शन की बात करें, तो जन्म के द्वारा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ, तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि रक्त संबंधी एवं वंशाधिकार से। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता या पिता भारत का नागरिक हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है पंजीकरण के द्वारा। ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं उस दिशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर अपना नाम भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा लें। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसे तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो पंजीकरण के द्वारा होते हैं। तो कि ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर बस गए हैं भारतीय दूतावासों में आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोई विदेश में रह रहा है तो। विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया है तो आवेदन करके, यानी कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आता है देशीकरण के द्वारा, यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा। अब देशीकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये टिपिकल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बाहर से भाई कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के रहता है और वो 10-11 साल 20 साल भारत में रहता है और भारत के कल्चर को बहुत ही डीपली तरीके से अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके कल्चर को, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को इस तरीके से अडॉप्ट कर लेता है कि अब उसको सिर्फ और सिर्फ भारत ही प्रिय है, यानी कि भारत के अलावा वो किसी भी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ऐसे में उसको अपना एक विश्वास जताना होता है, तो ऐसे में उसको नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये देशीकरण के द्वारा होता है। इसके साथ ही वो अपने देश की जो नागरिकता है उसको वो परित्याग कर चुका है, उसको वो छोड़ चुका है। ठीक है, तो आवेदन करने पर उसको नागरिकता मिल जाती है। अब देशीकरण में भी काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें उसको फिलअप करने होते हैं। जैसे 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 सालों तक भारत में वो रह चुका हो, भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो, या दोनों मिलाकर के 7 वर्ष तक वो रह चुका हो भारत में। किसी भी हालात में 4 वर्ष से कम समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खाली ये भी नहीं है कि आप सिर्फ रह रहे हो, आप भारत की भक्ति कर रहे हो, आप भारत के लिए मतलब आपने अपनी जो नागरिकता है वो तो छोड़ दी है और भारत की नागरिकता अचीव करने के लिए भारत के कल्चर को आपने अडॉप्ट कर लिया है। तो केवल यही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी कंडीशन मतलब फिलअप करनी पड़ती है कि भाई 7 साल तक आप, 4 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। और इसके साथ साथ ही उसको भारत की जो राजभाषा है, जो प्रादेशिक भाषा है, बेसिकली जो भारत की लैंग्वेजेस है, उसका भी अच्छा खासा ज्ञान उसे होना चाहिए। ठीक है,
अभी जितना आसान हमें लगता है ना कि हाँ हमने पढ़ लिया है, अरे तो बहुत आसान है भारत की नागरिकता प्राप्त करना, ये उतना आसान है नहीं। देशीकरण में भी भाई सामने वाला जो विदेशी है वो कहता है कि मैंने अपनी जो नागरिकता है उसको मैंने परित्याग कर दिया है और मैं भारत में रहा हूँ, 20 साल हो गए हैं, मैंने कल्चर अडॉप्ट कर लिया है और मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन्स को भी अडॉप्ट कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे नौकरी भी करता हूँ, देशभक्ति है मेरे अंदर। तो वो अगर ये सब कह रहा है तो कहने से थोड़ा ना कुछ होता है भाई, उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसकी पूरी जांच होती है ना। उसके बाद कहीं जाकर के बहुत टाइम बाद उसको नागरिकता मिलती है। तो भारत की नागरिकता जितने आसान तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, कितना आसान है यहाँ पे, मतलब पढ़ करके आप समझ रहे हो कितना आसान है, उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, मतलब किसी भी देश की नागरिकता को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अडॉप्ट करना भारत की नागरिकता को स्पेशली बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता का अंत कैसे होता है, यानी कि एंड ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहला है कि नागरिकता का परित्याग करने से, यानी कि भाई किसी भी देश की नागरिकता को जब आप परित्याग कर देते हो अपनी इच्छा से, तो बेसिकली उस देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, यानी कि आपने अगर किसी भी देश की, हम भारत की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, जब आप उस कंट्री की जो नागरिकता है अपनी मर्जी से त्याग देते हो और दूसरे किसी देश की नागरिकता को अचीव कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा संघ सरकार के द्वारा नागरिकता का अपहरण, और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि भाई वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी नागरिकता को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है। वो कैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट गलत सबमिट करते हो, यानी कि आपने झूठ बोला है अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, देशद्रोह का कोई ऐसा मैटर होता है, या फिर दीर्घ प्रवास का मतलब होता है क्योंकि लंबे लंबे टाइम से आप देश से बाहर और आपने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है, ना ही राजदूत में जो राजदूत गृह होते हैं उनमें अपनी इंफॉर्मेशन दी है, और ना ही आप देश में आए हो। ठीक है, एक लंबे समय तक आप देश से बाहर रहे हो, तो ऐसे में भी नागरिकता डिस्ट्रॉय कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अपराध से यानी कि आपने कोई क्राइम किया है, यदि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर ही किसी देश में उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा हुई हो, ठीक है, यानी कि किसी क्राइम में उसे सजा हुई हो, रजिस्ट्रेशन से उसको नागरिकता मिली हो, तो ऐसे में भी उसकी नागरिकता डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। और ये वैसे भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर था नागरिकता के बारे में। हाँ, क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन डेफिनेटली शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको एग्जाम के टाइम आते आते आपको बता देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल आप इस लेक्चर के जो भी टॉपिक है ना उनको समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। पीडीएफ हमारे कुछ ओल्ड वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पर, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा ढूंढने के लिए, बट अगर आप वीडियो पॉज करके एज इट इज भी लिखोगे ना तो भी हमारे वही नोट्स होते हैं। तो आपको देखो खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो ऐसे ही आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती है, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो 50% आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके लिए आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, बट इसके अलावा आपको एक्चुअल में मेहनत अपने साथ खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। भाई वीडियो को पॉज करो, जो टॉपिक है उसको अपना नोटबुक में लिखते चले जाओ, तो साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, और फिर आप उसे चाहे लॉन्ग में लिखो शॉर्ट में लिखो, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं ना कि मैम आप तो वीडियो के अंदर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, हमें समझ नहीं आता हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। भाई ये लेक्चर है, और लेक्चर में ना ग्रेजुएशन में जो भी लेक्चर्स होंगे या किसी भी लेवल के जो लेक्चर्स होते हैं बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए होते हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप एक टॉपिक को लेकर के क्लैरिफाई है ना आपके माइंड में कि आप जानते हो उस टॉपिक को, ठीक है, जैसे नागरिकता का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने यही पढ़ा है, आपको पता है कि नागरिकता का मतलब क्या है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, आपने समझ लिया, तो आप डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इस टॉपिक के बारे में जब जानते ही नहीं हो तो आप क्या लिखोगे। अब मैं एज इट इज़ आपको लिख करके भी दे दूँ तब भी आप नहीं समझ पाओगे। तो ग्रेजुएशन में ना ह्यूमैनिटी में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कॉन्सेप्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी आप समझ रहे होंगे कि बहुत तगड़े वाला मोटिवेशन दे दिया, ये तो लेक्चर लंबे वाला हो गया ना। तो भाई समझाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ना बहुत बड़े, मतलब आप खुद ही एक इल्यूजन में फंस जाते हो, है ना। तो अब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।